हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इस्लामिक कंट्रीज नाउ लव इंडिया। बहुत एक हाँ। कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब आप इंडिया और इस्लामिक देशों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आते होंगे। Or has it really helped the Indian government in its propaganda against the Kashmiri? कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ दलेरी के साथ अपनी आज़ादी खुद लेंगे। A 21-year-old boy from Pakistan who, along with 9 other trained terrorists, held Mumbai hostage for 60 hours. Disturbing news coming in from Jammu and Kashmir. It's a terror attack that has led to the death of 7 civilians in Kashmir. अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। 2001 के संसद हमले में साजिश का दोषी था अफजल गुरु। गजवा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है। गज़वा हिंद, जिसका जिक्र पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले किया था, उसकी इब्तिदा हो चुकी। लेकिन आजकल इस्लामिक देशों और भारत के बीच के हालात पाकिस्तान के साथ देखिए कैसा बिहेव कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पागलों की तरह पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया है कि पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान के भिखारियों से एक मुस्लिम देश इतना तंग आ चुका है कि वो अब पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी जमीन से भगा रहा है। हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब खत्म हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये तो बॉलीवुड के लेवल का फ्लिप फ्लॉप हो गया है इस्लामिक देश और भारत के रिलेशनशिप के बीच में। जो बॉलीवुड एक हफ्ते पहले हिंदुत्व पॉलिटिशियन को अपनी फिल्मों में विलन बताता था, वही अगले हफ्ते मोदी जी के साथ इतनी खुशी से फोटो ऐसे खिंचवा रहा है जैसे उनका अपना चचेरा भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया कैसे? देखिए, ये सब भारत की एक्सपर्ट डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की ग्राउंड वर्क और मिडिल ईस्ट के ट्रेंड्स को बहुत पहले से समझ जाने का रिजल्ट है। जब तक पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश रिएक्ट करते, इंडिया अपना गेम ऑलरेडी सेट कर चुका था। तो आइए आप जानते हैं पिछले 10 सालों में इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस में से एक के बारे में। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, आज इस्लामिक देशों और भारत के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप आया है वो इतना सरप्राइजिंग क्यों है और इतनी बड़ी डील क्यों है, ये समझने के लिए हम जानते हैं कि ट्रेडिशनली भारत और इस्लामिक देशों के बीच का रिलेशनशिप कैसे रहा है। देखिए, अराउंड 10 साल पहले इस्लामिक देश और भारत के बीच का रिलेशनशिप वैसा ही था जैसे लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच का है। इस्लामिक देश भारत के खिलाफ अपने मकसद को फॉलो करने में जुड़े हुए थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी बेस्ड चैरिटीज और एनजीओज ने भारत में पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बहुत फंड किया है। 9/11 की रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 अटैकर्स में से 19 में से 15 सऊदी नेशनल्स थे। 2010 की विकीलीक केबल्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी फंडिंग सोर्स था। बेसिकली सऊदी आतंकियों का शार्क टैंक था। टेररिस्ट आते थे अपने आइडियाज पिच करने के लिए और सऊदी फिर उनको लाइन से फंड किया करता था। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान और भारत को मदरसा एजुकेशन और जिहादिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे। सऊदी ने पाकिस्तान में 1000 प्लस मदरसे बनवाए थे और उनको फंडिंग दी थी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए। 2013 के रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने $300 मिलियन पाकिस्तान में मदरसे और रेडिकल ग्रुप्स को सेटअप करने के लिए दिए थे। सऊदी फंडिंग इंडिया भी आ रही थी।
स्पेसिफिकली वहाबिज्म की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने 1700 करोड़ के आसपास रुपए इंडिया में खर्च किए हैं वहाबिज्म प्रमोट करने के लिए। 2011 से 2013 के बीच में 25,000 वहाबी प्रीचर्स इंडिया आए थे जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। और आप देखिए सऊदी की फंडिंग का नतीजा भारत में क्या हुआ है। 1947 में आजादी के समय पे 88 मदरसे थे सिर्फ भारत में, लेकिन मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने क्लेम किया है कि 2003 आते आते ये मदरसों की संख्या 88 से बढ़ के 1,25,000 हो चुकी है, जिसमें अराउंड 30 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जिनका ऑपरेशनल कॉस्ट अराउंड 14 बिलियन रुपीस के आसपास है। और 1914 से 2003 तक 88 से 1,25,000 हुई ये मदरसों की तादाद। अब देखिए असली शॉकिंग खबर, 2003 से 2006 के बीच में यानी सिर्फ 3 सालों में मदरसों की तादाद 1,25,000 से बढ़कर 5 लाख हो गई थी। और ये सब कुछ हुआ इन गल्फ कंट्रीज से फंडिंग की वजह से। और आप देखिए कि इन मदरसों में जो वहाबी किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें क्या सिखाया जा रहा है। हर मुस्लिम औरत को पर्दा करना जरूरी होगा वरना सख्त सजा मिलनी चाहिए। सब मर्दों को लंबी दाढ़ी रखनी जरूरी है। औरतें काम नहीं कर सकती हैं। आदमी और औरत पब्लिक में मिक्स नहीं हो सकते हैं। शरिया लॉ को फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है और हर क्राइम की सजा शरिया लॉ के मुताबिक मिलनी चाहिए। मर्दों को एंकल के ऊपर पैंट पहननी पड़ेगी। जोर से हंसना, म्यूजिक सुनना, डांस करना और टीवी देखना ये सब हराम है। और हमारे देश में कुछ लोगों को हिंदुत्व से प्रॉब्लम है लेकिन इस तरह की टीचिंग से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ब्रेन ट्यूमर तो बाद में देख लेना, लेकिन देखो यहाँ पर मेरे को खुजली हो रही है 2-3 दिन से, जरा पहले उसको चेक कर लो। तो ये हालत हो रखी थी, इतनी बुरी रिलेशनशिप थी गल्फ कंट्रीज और भारत के बीच में। और आप देखिए कि पिछले 10-12 सालों में कितना शॉकिंग, कितना सरप्राइजिंग चेंज आया है इन देशों की रिलेशनशिप के बीच में। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को ओवरहॉल करने का डिसीजन लिया और अजीत डोवल, एस जयशंकर और सुषमा स्वराज जैसे लोगों को इन पोजीशंस में डालना शुरू किया जिनको इंटेलिजेंस गैदरिंग का और खासकर डिप्लोमेसी का काफी डीप एक्सपीरियंस था। पहले बात करते हैं अजीत डोवल की। अजीत डोवल ने एनएसए बनते ही कुछ बड़े डिसीजंस लेना शुरू किए और इंडिया की पोजीशन खासकर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की। क्योंकि देखिए 2014 के पहले ये हालत थी कि आतंकी इंडिया में घुस के इतनी आसानी से अटैक करते थे जितनी आसानी से बांग्लादेशी सैफ अली खान के घर में घुस जाते थे। 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। 2019 में पुलवामा अटैक के बदले में पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक भी किया। डोकलाम में चाइना के साथ भी 2-3 स्टैंड ऑफ हुए जिसमें कि इंडिया ने चाइनीज आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइना को भी मानना पड़ा कि इंडिया से ऐसे मुंह उठा के बकचोदी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्ट्री में सुषमा स्वराज और एस जयशंकर जैसे लोगों को इंस्टॉल किया गया और उन्होंने एक बहुत ब्रॉड इंडिया का कोalition बनाना शुरू किया। यूएस के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाई, रशिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाई, साउथ अमेरिका के साथ, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली डेवलप करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ यूएन में पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को एक्सपोज करना भी शुरू किया। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an hour. इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया कि उससे दुश्मन भी इंप्रेस हो रहे थे। पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद क्रिकेट स्टेडियम में लोगों को भर भर के जयशंकर की क्लिप्स दिखा रहे थे और शाबाशियां दे रहे थे। Every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये वही स्टेडियम है बाय द वे जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2029 में तैयार होने वाले हैं। और मिडिल ईस्ट की जब बात आती है तो इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड आउटरीच का सिस्टम डेवलप किया मिडिल ईस्ट के देशों के साथ। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तरह का कैलकुलेटेड आउटरीच नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान से दोस्ती करना वैसा ही होपलेस कॉज है जैसा कि पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देना। लेकिन असली क्रेडिट जो इंडिया को मिलना चाहिए वो है इंडिया का एक ऐसी चीज नोटिस करना जो एक्चुअली सरप्राइजिंगली दुनिया में बहुत सारे लोग नोटिस नहीं कर पाए। इंडिया ने कई साल पहले स्पॉट कर लिया था कि मिडिल ईस्टर्न इस्लामिक देश जो हैं
वो अपने देशों की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बदल रहे हैं, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश। इंडिया दुनिया में कई देशों से पहले ये समझ गया था कि ये देश जो है ये अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और इंडिया ने इनके साथ डीप स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस डेवलप करने शुरू कर दिए थे। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं ये क्यों अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, क्यों मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, इन देशों के बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि ये देश बहुत रिच है, लेकिन इनके रिच होने का सबसे बड़ा रीजन है ऑयल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया जो है वो अपनी ऑयल डिपेंडेंसी कम कर रही है, कुछ न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ईवी कार्स डेवलप हो रही हैं दुनिया में। उसके ऊपर से अरेबिया में तेल के रिजर्व धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं। हो सकता है कि 50-60 सालों में ये रिजर्व्स खत्म भी हो जाए। तो अगर सऊदी अरेबिया को अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस मेंटेन करके रखनी है तो उनको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। ये वही रीजन है कि क्यों आर्चीज और लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवीज के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड छावा जैसी मूवीज निकाल रही है। बॉलीवुड की हालत भी बाबू भैया वाली हो रखी है। मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का एक रुपया चुका के। तो सऊदी अरेबिया नीड्स इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सऊदी की तेल की कमाई पिछले कुछ सालों से बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी और फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड और भी कम हो सकती है, इसलिए नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है, जैसे टूरिज्म, बैंकिंग, आईटी एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरेबिया को अपनी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ानी है। इसका मतलब नए इकोनॉमिक सेक्टर्स डेवलप करने हैं, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का फुल इस्तेमाल करते हुए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है और इसके लिए उन्हें अपनी सॉफ्ट पावर और इमेज की मेकओवर भी करनी पड़ेगी। अगर भैया इनकी इमेज पाकिस्तान जैसी हो रखी है तो कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए सऊदी इतने सालों से अपनी ग्लोबल इमेज इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स ला चुका है, जो उनके विजन 2030 का एक बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि आगे जाते हुए कल्चरल और पॉलिटिकल सॉफ्ट पावर का गढ़ भी बनना चाहते हैं। विजन 2030 में सऊदी ने ये कहा है कि उनकी जीडीपी का हिस्सा अभी 50% ऑयल से आता है, इसको गिराकर ये सिर्फ 60% तक लाना चाहते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स, टूरिज्म, सोलर पावर जैसे नए सेक्टर्स डेवलप करना चाहते हैं। ये अपनी टूरिज्म में बूम लाना चाहते हैं। ये अपनी उम्रा विजिटर्स को 8 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक लाना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट सऊदी के हेड मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो अरेबिया में यूरोप की तरह ही एक इकोनॉमिक और सोशल रेनेसांस लाना चाहते हैं। سوف تكون اللحظة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة मसाफ फिल आलम वाअतक़िद अन हाज़ा हदफ सौफ यतहक़क़ 100%। और आप देखिए कि इंडिया ने कैसे इस ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया और इन देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी शुरू की। 2022 में इंडिया और यूएई ने सीपा साइन किया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने वाला है। इस एग्रीमेंट के तहत यूएई ने इंडिया के 97% टैरिफ लाइंस पर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया है, जो इंडिया के जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, लेदर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसी तरह सऊदी का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। सितंबर 2023 में सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का ऑफिस खोलने वाले हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फलीह ने कहा कि ये ऑफिस सऊदी इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में फैसिलिटेट करेगा और दोनों देश के इकोनॉमिक टाइज को और भी मजबूत करेगा, जिससे फ्यूचर में बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच का 100 बिलियन तक जा सके। नवंबर 2024 में सऊदी अरेबिया ने 9 इन्वेस्टमेंट डील साइन की है भारत के साथ, जो $10 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें इंडिया की वेदांता भी शामिल है। वेदांता सऊदी अरेबिया में रास अल खैर में एक कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी बना रहा है, जो 4 लाख मेट्रिक टन पर ईयर का कैपेसिटी रखेगा। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया को कॉपर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने वाला है। सितंबर 2024 में इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड विजर्ड इनोवेशंस और मोबिलिटी ने अनाउंस किया कि उसे सऊदी अरेबिया में एक जॉइंट वेंचर का एक बड़ा ऑफर मिला है। सितंबर 2023 में इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जो रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में दोनों देशों को और भी क्लोज लाएगा। 2023 में जो भारत में G20 समिट हुई थी, उसमें एक बहुत ही बड़ी और दुनिया को हिला देने वाली अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। ये कॉरिडोर एक एम्बिशियस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, जो ग्लोबल कॉमर्स का पूरा गेम बदल देने वाला है और चाइना की हवा निकाल देने वाला है। इसके की फीचर्स हैं, ये कॉरिडोर इंडिया को यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल के थ्रू
यूरोप से कनेक्ट करेगा। और इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत ही कंजेस्टेड हो चुका है और जहां पर यूएसए की बहुत दादागिरी रहती है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये जवाब भी है जो चाइना की इकोनॉमिक हेजेमनी को काउंटर भी करेगा बड़े तरीके से। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है। और सबसे अनबिलीवेबल पार्ट ये है कि इसमें जूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और हिंदूज के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। ये तो वैसे ही इम्पॉसिबल माना जाता था, जैसे कि करण जौहर एक मूवी बनाए और उसमें नेपो बेबी को ना डाले, एक दिल्ली या मुंबई की लड़की वेकेशन पे जाए और इंस्टाग्राम पे क्रिंज और फेक डीप कोट पोस्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अपनी वेकेशन की फोटो डाले और बोले नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर्ड आर लॉस्ट। वेकेशन पे योगा करते हुए अपनी फोटो डाले और लिखे इनहेल द फ्यूचर, एक्सहेल द पास्ट। अपने कॉफी की फोटो ले और लिखे इट वाज नॉट द आंसर but it made me forget all the questions. So deep यार। मैडम किसी को डीप नहीं लगता, ये सबको क्रिंज ही लगता है। और देखिए कि इंडिया की इंटेलिजेंस apparatus ने किस तरह से अफगानिस्तान के साथ काम करके अफगानिस्तान में बिल्कुल गेम बदल दिया। जब यूएस ट्रूप्स ने विड्रॉ किया था 2021 में अफगानिस्तान से, इनिशियली पूरी दुनिया ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने ये सोचा था कि तालिबान के पावर में आने से भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और सारा का सारा एडवांटेज पाकिस्तान के पास आने वाला है, क्योंकि भाई आखिर पाकिस्तान ने तालिबान को अपने खुद के बच्चे की तरह इतनी नाजों से पाला है। लेकिन जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट पावर में आई, इंडिया किक्ड इनटू गियर। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अजीत डोवल ने स्ट्रेटेजिक टॉक सेटअप किए तालिबान के साथ इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया ने अपनी काबुल की एम्बेसी रीओपन की, ह्यूमैनिटेरियन एड और ट्रेड फैसिलिटेट करना शुरू किया। और जब कोविड के समय पे तालिबान आया था, अफगानिस्तान एक टफ समय से गुजर रहा था, तब भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में कुछ भी हो जाए, भारत अफगानिस्तान को कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। और आप सोचिए कि अगर 5 साल पहले आपसे किसी ने कहा हो कि तालिबान भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एलाई बोलेगा, तो आप उस बंदे को चूप मतलब सोच लीजिए क्या बोलेंगे। लेकिन यही हुआ। ये तो उतना ही मिराक्युलस है जितना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे रश आवर पे ट्रेन में सीट मिल जाना। आपका अपनी मिडिल क्लास फैमिली को बोलना कि आप यूपीएससी नहीं देंगे, उल्टा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, और आपकी फैमिली आपकी दोनों टांगे तोड़ने के बजाय आपको एक एक्सपेंसिव कैमरा गिफ्ट कर दे। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया कि तालिबान इंडिया को स्ट्रेटेजिक एलाई मान रहा है। तो देखिए, इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली जिस तरह वो अफगानिस्तान को पहले हेल्प कर रहे थे, तालिबान के आने के बाद भी हेल्प करते रहे। फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया, 50,000 मेट्रिक टन वीट भेजा, 20,000 मेट्रिक टन वीट चाबार पोर्ट के थ्रू ईरान से भेजा, मेडिकल एड प्रोवाइड किया, 45 टन एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग टीबी मेडिसिन, 250 टन और मेडिकल एड प्रोवाइड किया। कोविड-19 के 5 लाख डोजेस भेजे वैक्सीन के, 28 टन ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ भेजा, टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा, 11,000 यूनिट्स हाइजीनिक किट्स भेजे, बेबी फूड भेजा, ब्लैंकेट्स भेजे और एसेंशियल सप्लाईज भेजे। $25 मिलियन का डेवलपमेंट एड इंडिया के 2023-2024 बजट में अफगानिस्तान के लिए एलोकेट किया गया। जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे तालिबान के आने के समय पे, वो सारे दोबारा शुरू किए गए। चाबहार पोर्ट का यूज किया गया ट्रेड को बढ़ाने के लिए। और इससे तालिबान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या आया कि आज तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ओपनली इंडिया को शुक्रिया किया है और तालिबान ने इंडिया को एक सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर बोला है। टेररिज्म पर भी तालिबान ने आश्वासन दिया है भारत को कि हम अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ आतंकवाद के लिए यूज नहीं होने देंगे। बताइए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1999 में इंडिया की फ्लाइट हाईजैक करके कांधार ले आए थे। ईरान के साथ भी देखिए, अजीत डोवल के लीडरशिप में ईरान ने चाबहार पोर्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखा, भले ही ईरान पर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए थे। एस जयशंकर ने 2021 में ईरान को आश्वासन भी दिया था कि यूएस सैंक्शंस कितने भी लगे, लेकिन हम चाबहार पोर्ट को बिल्कुल भी अबैंडन नहीं करेंगे। और आप देखिए, इंडिया ने यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस किया और ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस किया, जिससे सेंट्रल एशिया तक क्रिटिकल ट्रेड रूट मेंटेन रहा और एनर्जी, ट्रेड और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी स्मूथली चलते रहे इन तीनों देशों के बीच में। 2023 में इंडिया ने कतर के साथ हाई लेवल नेगोशिएशंस करके 8 इंडियन नेवी वेटरन्स की रिलीज सिक्योर की, जिनको पहले डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। इसमें भी माना जाता है कि एनएसए अजीत डोवल बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे थे। ओमान ने इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक दुकुम पोर्ट का एक्सेस दिया है, जिससे इंडियन नेवी की इंडियन ओशन में रीच और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बहुत एनहांस हुई है। तो इन टर्म्स ऑफ इंडिया इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप विद कंट्रीज जो रिफॉर्म करना चाहती थी, इट वाज अ जेन्युइनली गुड इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया। जैसे कि 2009 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, या फिर सोनाक्षी सिन्हा या सोनम कपूर को वेट लॉस के पहले डेट करना शुरू करना, दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट का देखिए रिटर्न क्या मिल रहा है भारत को। इन इस्लामिक देशों ने रिफॉर्म का रास्ता चुनना शुरू कर दिया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से मिले थे, तो पैलेस्टाइन के बारे में उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा क्या लेना देना है। अब ये बयान सुन के छाती पे सांप लौटना कहावत सुनी होगी, लेकिन ये बयान सुन के तो पाकिस्तान जैसे देशों के छाती पे राज कॉमिक्स के नागराज खुद आके प्रभुदेवा वाला
वाला ब्रेक डांस कर रहे होंगे। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने मक्का में पैलेस्टाइन का झंडा और केफिया लहराने पर भी बैन लगा दिया था। सऊदी अरेबिया ने यूरोप को कहना शुरू कर दिया कि यूरोप में रहने वाले मुस्लिम जो हैं वो एक दिन यूरोप के लिए बहुत डेंजरस बनने वाले हैं। चाय से ज्यादा केतली गर्म है। प्रॉफेट मोहम्मद के जो असली डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए अब ना तो म्यूजिक हराम है और ना काबा का होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ब्लास्फेमी माना जाता है। एमबीएस ने हदीद की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की सलाह दी है ताकि फंडामेंटलिस्ट और पावर हंग्री लोग अपने फायदे के लिए हदीद को और कुरान को एक्सप्लॉइट न करें। यहूद और हनूद के साथ सऊदी और यूएई की बढ़ती क्लोजनेस देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क के दिल में कुछ ऐसी आवाजें निकल रही होंगी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इन्होंने पाकिस्तान से आने वाले वीजा भी कम कर दिए हैं। कई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। The issue of Pakistani beggars. Riyadh said that it could be forced to take action and restrict pilgrimage visas for people from Pakistan. और आप देखिए कि ये जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडिया ने बनाया है और जो रिफॉर्म आ रहा है इन देशों में, इससे सिग्निफिकेंट कल्चरल बेनिफिट्स भी भारत को मिल रहे हैं। और आई वुड आर्ग्यू कि ये एक्चुअली सबसे शॉकिंग पार्ट है। As you see yourself, अबू धाबी में इतना बड़ा भव्य हिंदू मंदिर अभी बनकर तैयार हुआ है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाकर इनॉग्रेट किया है। महिलाओं को अब ड्राइव करना अलाउ हो गया है सऊदी में। नॉन मुस्लिम्स के लिए सऊदी में लिकर स्टोर्स खुल रहे हैं। योगा जैसे हिंदू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल रहा है। कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं योगा और मेडिटेशन के। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को स्कूल करिकुलम में अनुवाद करके इंक्लूड किया जा रहा है। 2023 में फॉर्मर अमेठी एमपी स्मृति ईरानी ने मक्का मदीना में दुनिया की पहली नॉन मुस्लिम डेलीगेशन को लीड किया था। उन्होंने अपना सर भी कवर नहीं किया था और फुल हिंदू भारतीय गेटअप में उनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी। यूएई और सऊदी जैसी कंट्रीज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी दबा के इन्वेस्ट कर रही हैं। और ये शायद उन लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है जो लोग कहते हैं कि देखिए मुस्लिम्स कभी भी रिफॉर्म नहीं कर सकते। मुस्लिम 7th सेंचुरी में ही हमेशा फंसे हुए रहेंगे। हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो, जिनमें अगर जेन्युइन चाहत हो तो चेंज आ सकता है। तो अल्टीमेटली देखिए ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल वैसी ही जैसे यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील वाली जीत थी हमारी। इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क और स्मार्ट डिप्लोमेसी का फुल इस्तेमाल किया है और वो समझ गए हैं कि कुछ कंट्रीज आगे बढ़ना चाहती है तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत पहले से शुरू कर दिया है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडिया ने दुनिया के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम देशों के साथ क्लोज टाइज बना लिए हैं और साथ ही रेडिकल इस्लामिस्ट सरकार जैसे कि पाकिस्तान उनको साइडलाइन भी कर दिया है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से मोदी गवर्नमेंट की इसके अलावा कौन सी बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट रही है या बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर रहा है, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। I'd love to hear your comments. बाकी गाइस आपने अभी तक अगर हमारे YouTube पर मेंबर नहीं बने हैं या फिर हमारे Patreon पे मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज जरूर बने। I will see you for the next episode और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। वाकई यार एक बहुत एक कमाल का टॉपिक था। अब बात करें ना एक इंडिया से भाई इतना प्यार एक इस्लामी कंट्री क्यों कर रही हैं, ज़्यादातर एक इसमें दुबई और एक सऊदी अरेबिया को एक मेंशन किया गया है। अब वो भी एक दौर था जब एक सऊदी अरेबिया एक सारी एक फंडिंग करता था इधर भाई, जहाँ जो भी एक टेररिस्ट इधर एक बनते थे या एक पलते थे या जो भी एक जमातें बनी होती थी उनको ये टेररिस्ट का नाम नहीं देते थे लेकिन वो किसी और नाम से पुकारे जाते थे। अब इतनी एक फंडिंग हो रही थी। अब जब से भाई इन्होंने एक संभाला है ना अपना होश और इन्होंने बोला है कि तेल पर इतना हमारा गुजारा नहीं होगा, एक 70 साल 60 साल में एक तेल की इतनी एक मुद्दत ख़त्म हो जाएगी कि लोग परचेज़ करने ही छोड़ देंगे। ये नहीं कि टोटली एक ख़त्म हो जाएगा, बाकी एक रहेगा कि मतलब कि परचेज़ कम करेंगे। वो चीज़ को जब इन्होंने देखा है ना तब भाई इन्होंने सारी चीज़ें ये ख़त्म कर दी। इन्होंने पहले भाई एक हौसियों के साथ एक सुलह की, उनके साथ एक जंगबंदी एक स्टार्ट की क्योंकि वो डायरेक्ट टारगेट करते थे इनकी एक ऑयल जो एक रिफाइनरी है ना उनको। आगे फिर इन्होंने एक ईरान की तरफ एक डेलीगेशन भेजे, उनकी तरफ एक सुलह की क्योंकि ईरान बहुत बड़ी एक मात्रा में एक फंडिंग करता था एक हौसियों को और जो भी सारे एक ग्रुप हैं जो कि सऊदी अरेबिया को एक टारगेट करते थे। तब इन्होंने भाई एक सारी चीज़ें एक ख़त्म कर ली थी स्लो सुलह करके सबके साथ। ऊपर से एक जब एक फ़लस्तीन और इसराइल का मामला एक छिड़ा ना तब इनके भाई सारे एक जो एक कह कतरे पर भाई पानी एक फिर गया था। एक इधर भी एक मतलब के ईरान के साथ फिर एक बिगड़ गए हालात, हौसियों के साथ एक बिगड़ गए
क्योंकि एक मोहम्मद बिन सलमान एक ओपनली आकर एक स्टेटमेंट देता था कि फ़लस्तीन के इशू पर हमें एक कोई केयर नहीं है, एक ओपनली यही बोलता था कि एक 2 स्टेट एक स्टेट हो एक सोल्यूशन। उसके बाद वो एक भाई एक न्यूट्रल ही रहा है एक हर एक उसके फैसले पर। आगे जो एक सऊदी अरेबिया में एक बड़े बड़े एक प्रोजेक्ट हो रहे हैं ना, वो एक और चीज़ को एक चेंज करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ों से उधर एक पाबंदी एक हट गया और एक उन्होंने एक नॉर्मल चीज़ें कर दी। हाँ, पाकिस्तान के साथ ना उनके थोड़े से हालात बहुत बेहतर थे, अभी भी एक थोड़ा बहुत लेन देन है लेकिन उस हद तक नहीं है। इन्होंने भाई एक फंडिंग एक सबसे पहले एक इधर से बंद की, क्योंकि काफ़ी एक पाकिस्तान में एक लोग खा जाते थे या एक ऐसे ग्रुप तैयार कर लेते थे जो कि एक हिट करते थे, उसके बाद फिर सो जाते थे। लेकिन उस चीज़ को एक सऊदी अरेबिया ने भाई एक फुल ख़त्म कर दिया और दुबई तो भाई इन चक्रों में कभी मुझे लगता है कि एक पड़े ही नहीं है। उन्होंने भाई एक अपना न्यूट्रल एक गेम खेली है जब भी कोई एक मामला होता है। बिल्कुल यार, एक इस चीज़ में ना इंडिया सबसे आगे। अब देखें कि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तब काफ़ी ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया के ख़िलाफ़ और उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट हमें एक इन देशों से ही मिलती थी, चाहे वो दुबई है, सऊदी अरेबिया, ईरान, यही मुल्क है ना, इनसे ही काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अब कुछ इन सालों में ना 2-3 या 4 सालों में ना इतना ज़्यादा चेंज आ गया कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। मतलब अब अगर पाकिस्तानी या कोई कंट्री एक इसके लिए कुछ कोशिश भी करती है ना कि इनके दरमियान कुछ एक दूरियां बनाई जाएं, तो वो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वो कभी भी नहीं हो सकता। अब इतनी ज़्यादा ट्रेड जो है ना वो दुबई के साथ हो रही है, सऊदीया के साथ, सबसे ज़्यादा इन 2 देशों की एक जैसे ना भाई एक इंडिया के साथ ही हो रही है। अब देखें कि एक लास्ट मोहम्मद बिन सलमान आए भी थे, वो इंडिया में आए थे, तब एक पीएम मोदी जी के साथ वो मिले, यहाँ रहे और उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक ट्राई की भी थी कि पाकिस्तान में वो आए, लेकिन उन्होंने कोई भी इधर आने की कोशिश भी नहीं की। मतलब एक जो भी है ना वो अब सिर्फ उनका जो झुकाव है ना वो मतलब सिर्फ इंडिया की तरफ। अब थोड़ा सा टच उन्होंने एक इधर अफ़गानिस्तान का भी दिया है। अब अफ़गानिस्तान जब एक तालिबान की हुकूमत आई थी तो तब हर तरफ यही भाई था कि एक तालिबान कश्मीर लेकर देंगे, इंडिया को टारगेट करेंगे, इंडिया का इतना भाई इकॉनमी डूब गई, इधर पता नहीं क्या क्या यार हमें एक चीज़ें सुनने को मिली थी। लेकिन बिल्कुल यार एक उल्टे ही हुआ, अफ़गानिस्तान इनके खिलाफ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई इसमें कोई शक नहीं है कि आप दुनिया जो है ना वो स्टेप है। असल में मसला ये है कि भाई एक जब बहुत सारे कंट्रीज़ खासकर एक इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस चीज़ को देखा है कि ना कि आने वाले वक्त हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की या एक इकनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने की, और उसके अलावा लोगों की जो हमने जो पाबंदियाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं ना, मतलब आप कह सकते हैं कि मज़हब से हट के उन्होंने चीज़ों को सोचा। लेकिन देखो ना, मज़हब की एक गलत तशरीह भी होती है। बहुत सारे कंट्री जिस तरह खासकर पाकिस्तान में उसकी ऐसी एक गलत तशरीह की गई है कि पता नहीं वो कितना एक बंदे को कैच करके रखता है, कितना एक उसमें एक किसी किस्म की आज़ादी नहीं है। तो ये चीज़ें कंसेप्शली जो है ना वो जब एक जो है ना वो कंट्री ने क्लियर नहीं किया अपने लोगों के अंदर, तब जाके एक मामला ऐसे हुए। लेकिन भाई उन्होंने बहुत टाइमली एक भाई स्टेप ले लिए हैं अपने आप को एक बेहतर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जितना फोकस आप एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं ना सऊदी अरेबिया या जो भी एक मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, तो उसका रिज़ल्ट आने वाले वक्त में ज़रूर आएगा। क्योंकि अब तो उनको बाहर से हर तरह की एक लेबर या हर तरह के एक इंजीनियर वगैरह मिल रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भाई वो अपनी एक लेबर को इन्वॉल्व कर लें जो कि पढ़ी लिखी है, और उसका फ़ायदा उनके कंट्रीज़ को ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जो मेजर एक जगह है उधर भाई अपने लोग ही रखे हुए हैं। बाकी भाई इंडिया ने बहुत एक जो ना वो एक बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छा एक अपना रवैया रखा है, बजाय इसके कि हालांकि स्टार में जिस तरह सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के थ्रू एक बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जो कि जिसके रिज़ल्ट नहीं ठीक थे। लेकिन उन्होंने भाई जब से भाई एक पीएम मोदी जी हैं उन्होंने बहुत इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि बाकी एक जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन उन्होंने बेहतर किए हैं। अब आपके सामने ही है कि कोई भाई एक इतने बड़े बड़े हार गिफ्ट कर रहा है आपको, सिविल अवार्ड आपको याद होगा वो उन्होंने पीएम मोदी के कतर वालों ने कि शायद कुवैत वालों ने दिया था। लेकिन इसी तरह सेम टू सेम बाकी कंट्रीज़ पे आप जब भी वो उनका विजिट होता तो एक बड़ी गैदरिंग होती है, मतलब एक बहुत एक हाई लेवल की रिस्पेक्ट होती है। तो यही चीज़ें हैं
अफ़गानिस्तान में भी भाई एक असर व सोख आप देख लो कि कोई भी आप न्यूट्रल जाके वहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोगों से उनके रिव्यू ले लें तो आपको सबसे ज़्यादा झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ ही जाता नज़र आएगा, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की तरफ आए या बाकी किसी और की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया। वाकई यार एक बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।